Assalamu alaikum, dear students. My name is Khurram Dad and I am Assistant Professor from Government Graduate College, Satellite Town, Rawalpindi. जी तो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 2 का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 जो है ये डेडिकेटेड है जिफ्री चौसर को और इस यूनिट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पोर्शन के अंदर हम जिफ्री चौसर की लाइफ और उसके वर्क्स के बारे में जनरल क्रिटिसिज्म जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड पोर्शन में हम इनका प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स का जितना हिस्सा जो सिलेक्शन आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है उस सिलेक्शन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम एज ऑफ चौसर को डिस्कस करेंगे, एटीट्यूड ऑफ वुमन यानी कि उस एज में औरतों के बारे में उन लोगों का क्या एटीट्यूड था, जिफ्री चौसर का ह्यूमर, विट एंड ह्यूमर, ये चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो जब भी हम किसी ऑथर को जानने की कोशिश करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जब हम किसी ऑथर को समझना चाहते हैं तो हमें उस ऑथर की लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमें उसकी लाइफ, जो चीज़ें उसने जो उसने ज़िंदगी में मतलब गुजारी, या जो उसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात हैं, जो उसकी ज़िंदगी के अहम इन्फ्लुएंसेस हैं, ये सारी चीज़ें इनको समझना, इनको जानना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बड़ी ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं शायरों के हवाले से या जो भी राइटर्स हैं उनके हवाले से, कि जब हम उनकी लाइफ के हवाले से उन चीज़ों को देखते हैं तो वो हमें समझ आती हैं, अदरवाइज़ हमें उनकी समझ नहीं आती। तो इस वजह से सबसे पहले चौसर की लाइफ जो है उसका ब्रीफ आप ये कहें कि इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है। चौसर जो था, ही वाज सन ऑफ जॉन चौसर अ लंडर विंटर। ये विंटर का वर्ड है VINTER। ये विंटर का वर्ड निकला है वाइन से, ठीक है, एंड इट मींस वाइन मर्चेंट, यानी कि वो शराब का कारोबार जो थे वो करते थे। ज़ाहिर है उनके यहाँ शराब जो है आपको पता है कि हलाल है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का हमें नहीं पता, लेकिन जो 1340 डेट लिखी जाती है इसका अक्सर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि लिटिल आफ्टर या इन 1340 जो थी चौसर की पैदाइश हुई। और मतलब कि कंट्रोवर्सी जो है वो ऑब्वियसली, अब ज़ाहिर है इतना पुराना इंडिविजुअल है, उस वक्त रिकॉर्ड कीपिंग के इश्यूज होते थे, तो एग्जैक्ट डेट का हमें नहीं पता, लेकिन समवेयर इन 1340 या 1341 उसकी पैदाइश हुई। ठीक है, और जो आप ये कहें कि इंग्लैंड के अंदर इनकी पैदाइश होती है। ठीक है, अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से इनका बड़ा अहम किरदार है जिफ्री चौसर का। अंग्रेज़ी के हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, और ख़ास करके इनकी जो शायरी है वो आप ये कहें कि वो जो 14th सेंचुरी है उसकी लाइफ को अपना प्रिजर्व करती है। उसके सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस जो हैं या उसकी इमेजेस जो हैं इन द फॉर्म ऑफ द पोइट्री, वो इनको प्रिजर्व करते हैं अपनी शायरी के ज़रिए। अर्ली लाइफ इनकी जो थी वो लंदन में गुजरती है, और वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑब्ज़र्व की, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो उनके ज़हन में नक्श हो गईं, और वो चीज़ें और वो इमेजेस बाद में जो उनकी शायरी है उस शायरी में वो इमेजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, और वो एक लास्टिंग इम्प्रेशन जो आप कहते हैं, वो इमेजेस या वो यादें उनकी बचपन में जो लंदन में उन्होंने गुजारा था, वो यादें उनके जहन में नक्श हो गई, और उन्होंने उन यादों का भी सहारा लिया अपने करैक्टर्स को पोर्ट्रे करने में प्रोलॉग के अंदर। अब 1340 के अंदर इसकी पैदाइश हुई, और ये चूंकि वालिद इसके वाइन मर्चेंट थे, और वाइन मर्चेंट्स जो होते थे उनका ज़ाहिर एक रिलेशन होता था बादशाहों के साथ। तो 1357 में चौसर जो है ही वाज अपॉइंटेड टू द हाउस होल्ड ऑफ एलिजाबेथ काउंटेस ऑफ अल्स्टर। ठीक है, अब एलिजाबेथ जो थी ये एक ये कहें कि नवाबजादी थी, उसके घर में इसको मुलाजिम के तौर पर तैनात किया गया। और फिर ज़ाहिर है ये जो हाई अप लोग होते थे इनका ताल्लुक बादशाहों के साथ होता था, क्योंकि नवाब काउंटेसेस जो थी इनको अपॉइंट किया जाता था बादशाहों की जानिब से। ठीक है, 2 साल के बाद फ्रांस के हाथों जो है वो जिफ्री चौसर अरेस्ट हो जाता है। अब एक बंदा अरेस्ट हो गया है, तो उस बंदे की अरेस्ट पे बादशाह को क्या पड़ी है कि वो अच्छी खासी अमाउंट पे करे,
रैंसम के तौर पे वो चासर को रिलीज कराए, लेकिन बादशाह ने एक अच्छी खासी अमाउंट पे की जेफरी चासर को रिलीज करवाने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो इनर सर्कल्स थे बादशाहों के, या जो इनर अपना सर्कल था कोर्ट का, ये उनमें बहुत ज्यादा मशहूर था, या ये बादशाह के जो है ये काफी ज्यादा नजदीक था। अच्छा, जब ये रिलीज होकर आता है तो इसको बादशाह का पर्सनल अटेंडेंट लगाया जाता है, ठीक है। एंड ही वाज कॉल्ड द बिलवड वैले, ठीक है, बिलवड वैले के तौर पे इसको जो है वो जाना जाता था। यानी कि ये जो हाउस ऑफ द किंग्स है, जो दरबार है बादशाह का, उसके साथ ये बेसिकली मुंसलिक था। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम एज एज द बिलवड वैले, यानी कि बादशाह पे वेटिंग इसका काम था। वेटिंग ये होता है कि जो भी चीज बादशाह को चाहिए वो ला के देना, ठीक है। तो इसको फिर इसकी पोजीशन को रेज किया गया एंड ही बिकेम एन एस्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कहा जाता है आजकल, हम SQUIRE स्क्वायर पढ़ते हैं इसको। तो स्क्वायर इसको अपॉइंट किया गया, और यहाँ पर इसकी जॉब ये थी कि बादशाह के महल के अंदर जो लोग थे और वो लोग जो कि मेहमान आते थे उनको एंटरटेन करना, यानी कि उनकी खातिर तवाज़ो करना, उनको खुश रखना, जेफरी चौसर जो है इसका काम था। अब जब आपको इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वहां पर आपका वैरायटी ऑफ द पीपल, यानी कि मुख्तलिफ तबकात के लोगों के साथ मेल मिलाप होता है, ठीक है। जब आप मुख्तलिफ तबकात के लोगों के साथ मिलते हैं तो आप सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं। वही सोशल स्किल्स जो हैं बाद में आप ये कहें कि प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स की जो किरदार कशी है उसमें ये उसकी सोशलाइजेशन जो है ये बहुत ज्यादा उसके काम आती है, क्योंकि उसको हर हर टाइप के शख्स के साथ जो था वो इंटरेक्ट करना पड़ा, जब वो बादशाह में एस्क्वायर के तौर पे काम कर रहा था। 1370 से 1378 तक जेफरी चौसर को डिप्लोमेटिक मिशन जो था वो असाइन किया गया। और ये डिप्लोमेटिक मिशंस क्या होते हैं, डिप्लोमेट्स क्या होते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, ठीक है। तो ही स्पेंट इनिशियल टाइम पीरियड इन इटली, ठीक है। तो इटली जब वो गया तो वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों का बिहेवियर, वहाँ के लोगों की जो नफ्सियात थी उसके साथ इसने वाकफियत हासिल की, ठीक है। तो वहाँ के फिर ज़ाहिर है जो राइटर्स थे उनके वर्क्स भी पढ़े, इटालियन लैंग्वेज भी सीखी और उन वर्क से मुतासिर हुआ ये, ठीक है। फ्रांस के अंदर भी ये रहा, जो इसकी ज़िंदगी के आप ये कहें कि आखिरी मराइल थे, उन आखिरी एज में आकर आप ये कहें कि दरबार की जो मंजूर नज़र था ये वो ख़त्म हो गया, और जो आखिरी हिस्सा था ज़िंदगी का वो इसने गुर्बत में गुजारा, ठीक है। 1389 में दोबारा उसको अपॉइंटमेंट मिली एज द क्लर्क ऑफ वर्क्स, लेकिन 2 साल के बाद ये नौकरी भी बर्खास्त कर दी गई और उसके बाद उसको पेंशन दी गई। उसी पेंशन पे उसने बाकी अपनी जिंदगी गुजारी। और ये जो इसकी लाइफ के लेटर ईयर्स हैं, यानी कि जब उसके पास आप ये कहें कि कोई और वर्क नहीं था, तो इन इस टाइम पीरियड में उसने पोइट्री जो है वो कंपोज की, ठीक है। ये जो आखिरी उसके साल है, 1400 में आके चौसर जो है इसकी डेथ होती है, और सेंट बेनेट्स चैपल इन द वेस्ट मिनिस्टर एबी यहाँ पर जो है वो इसको बैरी किया गया, इसको दफनाया गया। चौसर का जो लिटरेरी कैरियर है, इसको हम जो है वो 3 एजेस के अंदर या 3 टाइम पीरियड्स के अंदर हम इसको तकसीम करते हैं, ठीक है। और ये जो इसके तीनों टाइम पीरियड्स हैं ये हमें उसके ऊपर जो लिटरी इम्पैक्ट्स हैं, वो इम्पैक्ट्स के जिन्होंने उसकी इमेजिनेशन को और जिन्होंने उसकी थॉट को शेप किया है, उन इम्पैक्ट्स के हवाले से हम इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो जो 3 पीरियड है इसमें सबसे पहला पीरियड इसका फ्रेंच पीरियड कहलाता है। फ्रेंच पीरियड जो है ये 1372 तक रहा। आगाज इसका आप ये कह लें कि 50s में या इससे भी पहले होता है। इसके बाद इसका इटालियन पीरियड है जहाँ पर इसने इटालियन मॉडल्स को फॉलो किया,
और फिर इसके बाद इसका इंग्लिश पीरियड है जिसमें इसने इंग्लिश पोइट्री जो है वो लिखी, ठीक है। अब आगाज उसका फ्रेंच लिटरेचर से इंस्पिरेशन से हुआ था और वो फॉर्म के हवाले से फ्रेंच लिटरेचर को ही फॉलो करता रहा। जहाँ तक मीटर और रिदम का ताल्लुक है तो वो उसने इटालियन लिटरेचर से अडॉप्ट किया, ठीक है। फ्रेंच जो उसका टाइम पीरियड है उसमें जो उसकी सबसे मशहूर पोएम है वो है रोमान डी ला रोज, ठीक है। और फिर उसके बाद कम्प्लीमेंट टू पीट है और बुक ऑफ द डचेस है, ठीक है। उसके बाद इसका इटालियन टाइम पीरियड आता है। सेकेंड टाइम पीरियड इटालियन, और इटालियन में ऑब्वियसली हमें ये पता है उसकी लाइफ के हवाले से कि वो इटली पे डिप्लोमेटिक मिशन पे रहा। दो दफा उसको भेजा गया और मुख्तलिफ शहरों में इटली के उसने सर्व किया। अब ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में इटली से आपको पता है कि रेनेसां जो है यानी कि जो रिवाइवल ऑफ द लर्निंग मूवमेंट है उसका आगाज होता है, ठीक है। और वो मूवमेंट जो थी उसके रिजल्ट में जो इटली के अंदर उस वक्त मशहूर शायर थे उनमें पेट्रॉक का नाम शामिल है। पेट्रॉक, ठीक है। पेट्रॉक के ऊपर पेट्रॉकियन स्टेंजा भी है, इसके नाम के ऊपर डेवलप किया गया है। उसके बाद हमारे पास बहुत मशहूर शायर हैं जियोवानी बोकाचियो, ठीक है। जियोवानी बोकाचियो। तो जियोवानी में बोकाचियो की शायरी जो है उनके साथ इनका इंटरेक्शन रहा। गियाटो हैं, इनके साथ इनका इंटरेक्शन रहा। पेट्रार्क के साथ तो चासर जो है उनकी मुलाकात भी हुई और बोकाचियो की स्टोरीज भी उन्होंने पढ़ी खुद भी, ठीक है। तो इस वजह से इन का इन्फ्लुएंस, इनके वर्क्स का इन्फ्लुएंस हुआ और जब वो इंग्लैंड वापस लौटे तो वहां पर उन्होंने आके ट्रायलिस एंड क्रेसिटा, ठीक है, ये जो पोएम है इसको उन्होंने कंपोज किया। अदर जो वर्क्स हैं जो कि इटालियन टाइम पीरियड के अंदर या इटालियन इन्फ्लुएंस और इटालियन इंस्पिरेशन से लिखे गए, उसमें जो मशहूर काम है उसमें है द मैन ऑफ लॉज टेल जो कि प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स का हिस्सा है। पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स जो है ये मशहूर है, ठीक है। तो ये दो काम इनके ज्यादा मशहूर हैं, बाकियों के नाम आप जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद आता है इनका इंग्लिश पीरियड, ठीक है। इंग्लिश पीरियड के अंदर जो इनका मेन काम है वो है कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। टेल्स जो हैं इनके लिखने का आगाज इटालियन पीरियड में हो चुका था, क्योंकि आपने ऊपर देखा कि मैन ऑफ लॉ की टेल जो है वो उन्होंने इटालियन पीरियड में लिखी, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा मशहूर हैं टेल्स, ठीक है, जो कि इंग्लिश के हवाले से यानी कि अंग्रेजी कल्चर और अंग्रेजी थॉट उसको रिफ्लेक्ट करती हैं और इंग्लिश सिचुएशन को, सोशल सिचुएशन को एक्सप्रेस करती हैं, वो टेल्स जो है वो इंग्लिश पीरियड में लिखी गई। उसमें द टेल ऑफ द मिलर, द टेल ऑफ द रीव, द कुक्स टेल, द वाइफ of the bat's tale, the merchant's tale, the friar's tale, and the nun's tale, the priest's tale एंड द पार्टनर्स डे, ठीक है। अब ये सारी कहानियां जो हैं ये इन्होंने इंग्लिश टाइम पीरियड के अंदर लिखी। और प्रोलॉग जो है, प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, जिसको हमने गो थ्रू करना है, इट वाज रिटन इन 1388, 1388 में इसको लिखा गया था। अब जब हम ये देखते हैं कि इनका टाइम पीरियड पहला अपना फ्रेंच है, इन्होंने फ्रेंच से अडॉप्ट किया, फिर दूसरा टाइम पीरियड हम इटालियन गिनते हैं कि इटालियन है। इंग्लिश जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी है कि इन्होंने खुद क्रिएट किया कंटेंट। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने हैवीली बारो किया है बाकी लैंग्वेजेस से। और एमरसन जो कि बहुत बड़े क्रिटिक हैं वो इस चीज़ को ये कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल हैवीली बारो किया है बाकी लैंग्वेजेस के लिटरेचर से। लेकिन वो ये कहते हैं कि इस चीज़ की माफ़ी है। माफ़ी इस वजह से है कि जहाँ से उन्होंने चीज़ें उठाई वहाँ पर उनकी वैल्यू नहीं थी, और जिस लेवल पर उन्हीं चीज़ों को उन्होंने छोड़ा, जेफरी चासर ने जहाँ पर उनका इख्तिताम किया, वहाँ पर उन चीज़ों की वैल्यू और वर्थ जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा छोड़ी, ठीक है। अब हम
एज के हवाले से बात करते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है, यानी कि एक तो किसी शायर को समझने के लिए उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उसके जो हालात ज़िंदगी होते हैं, उनको जानना ज़रूरी है। अब इन्फ्लुएंसेस हमने देख लिए कि जियोवानी बकाचियो का इन्फ्लुएंस है, इसके अलावा पेट्रार्क का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है, इटालियन ये जो लोग थे इनका, और इससे पहले फ्रेंच जो लिटरेचर है, फ्रेंच लिटरेचर का इन्फ्लुएंस उनका वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो कि किसी भी राइटर की एज को किसी भी राइटर की थॉट को, उसके लिटरेचर को शेप करती है, वो होती है उसकी एज। एज से मुराद होता है वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में आप लिख रहे हैं उस दौर के जो हालात हैं, मुआशी हालात, माशरती हालात, मजहबी हालात, ये सारे हालात जो हैं ये आपकी शायरी के ऊपर जो है वो डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं। तो एज के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं तो इसमें हम सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, और ऑब्वियसली इन सारी कंडीशंस जो होती हैं इनका असर होता है शायर की जो थीम्स हैं उनको शेप करने में। अब उस दौर के जो लोग होते हैं, जो उनकी इंस्पिरेशंस होती हैं, जो उनकी थॉट्स होती हैं, जो उनके जो आइडियल्स होते हैं, वही थॉट्स, वही इंस्पिरेशंस, वही आइडियल्स राइटर के भी होते हैं। तो इस वजह से एज के साथ वाकफियत हासिल करना ज़रूरी है। एज के साथ वाकफियत नहीं होगी तो फिर हम उस राइटर की थॉट को, उसके मैसेज को हमारे लिए समझना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो एज को जब हम देखते हैं, टाइम पीरियड को हम देखते हैं, उस टाइम पीरियड में लोग होते हैं, ज़ाहिर है हमारी तरह के लोग होते हैं जो कि रह रहे होते हैं, और हर बंदे की अपनी सोच होती है, अपनी थॉट्स होती हैं, अपने जॉयज होते हैं, उनके अपने फियर्स होते हैं, और उनकी एक अपनी नफ्सियात होती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो राइटर लिख रहा है वो एज इट इज हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा है। वो उसको देख रहा है, और उसको देखने के बाद उसका जो अपना विजन है, समटाइम्स वो रियलिस्टिक विजन जो है वो राइटर प्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स जो राइटर्स हैं वो आइडियलिस्टिक किस्म का विजन जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से एज जो है उसके साथ वाकफियत हासिल करना ज़रूरी होती है। अब हम चौसर की एज का जायजा लेते हैं। 1342 1400 का इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जिस वक्त इंग्लैंड पे हुक्मरानी थी बादशाह एडवर्ड द थर्ड की। ठीक है, और इस टाइम पीरियड के अंदर इंग्लैंड जो है इट वाज बिकमिंग अ कमर्शियल कंट्री। ठीक है, यानी कि लेन देन जो है, ट्रेड जो है, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, ये फल फूल रही थी। ठीक है, जो मेन इंडस्ट्रीज उस टाइम पीरियड पे थी उसमें शिप बिल्डिंग, सी फेयरिंग, वूल एंड क्लोथ्स, ये फोर इंडस्ट्रीज जो थी, ये बहुत ज्यादा उस एज में जो था इनके अंदर रेवोल्यूशन आ रहा था। फिर यही शिप बिल्डिंग और बड़ी बड़ी कश्तियां बनाना, दूर से दूर जाने के नतीजे में वो आखिरकार इंडिया भी पहुंच गए और हमको भी उन्होंने फतह कर लिया। तो आगाज जो था शिप बिल्डिंग का ये ज़रा बहुत पहले है। उससे पहले वाइकिंग्स थे, वाइकिंग्स आपको पता है कश्तियां बना के सफर किया करते थे, तो वही वाइकिंग्स इधर आके सेटल हो गए। वो सारी हिस्ट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके अंदर। ठीक है, तो चौसर की जो एज की दूसरी चीज थी वो थी एज ऑफ द शिवलरी। शिवलरी की डेफिनेशन जो है वो हमें मिलती है प्रोलॉग के अंदर, कि शिवलरी क्या है, इट इज ऑनर, यानी कि इज्जत। इज्जत किसकी? आपकी इज्जत। और वो बंदा जो कि शिवलरस होता है वो अपनी भी इज्जत करता है, दूसरों की भी इज्जत करता है। फ्रीडम, यानी कि वो बंदा खुद भी आज़ाद होता है और दूसरों की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करता है। कर्टेसी, यानी कि वो बंदा मगरूर नहीं होता। ठीक है, एंड ब्रेवरी, और वो बंदा बहादुर भी होता है। शिवलरी जो थी इट वाज एन आइडियल इन दैट एज, कि जो एक इंडिविजुअल था उसको शिवलरस होना चाहिए। ठीक है, ये उस एज के अंदर एक बहुत बड़ा, आप ये कहें कि आइडियल था। इसके बाद वहां पे वाकया जो पेश आया चौसर के टाइम पीरियड में वो है जी ब्लैक डेथ। प्लेग था एक तताउन नुमा बीमारी थी जो कि फैली 1348 1349 के अंदर, और इट क्लेम हंड्रेड्स ऑफ लाइफ, यानी कि लाखों की तादाद में, आप ये कहें क्या हजारों की तादाद में लोग जो थे वो मर गए। पूरे के पूरे टाउन जो थे वो खाली हो गए।
मतलब कि इतना ये खतरनाक किस्म का प्लेग आया था, ताउन आया था। अब जब ताउन आया तो लोग शहरों में रहते थे, छोटे छोटे घरों में, गंदी गंदी उनकी रिहायशें थी। तो लोगों ने शहरों से हिजरत करके देहातों में जाना शुरू कर दिया। जैसे अभी हमारे यहाँ कोविड की वेव जो थी उसके नतीजे में जब हुआ कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो अपने साथ बीमारी लेके जा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ये हुआ कि इंडस्ट्रीज में लेबर का शॉर्टेज हो गया। लेबर शॉर्टेज जो थी उसके नतीजे में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने ये जो मूवमेंट थी, एग्जोडस जो था लोगों का फ्रॉम सिटीज, उसको रोका। कानून पास किया गया कि आप जहां पर मुलाजमत कर रहे हैं वहीं पर ही आप मुलाजमत करेंगे, वहां से आप दूर नहीं जाएंगे। और इसके बाद एक और बड़ा अहम वाकया रिलीजियस पर्सपेक्टिव में है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव में ये वाकया पेश आया कि पोप जो था उसकी अथॉरिटी को कर्टेल किया गया इंग्लिश पार्लियामेंट की जानिब से, कि उसकी अथॉरिटी को लिमिटाइज किया गया कि आपकी इतनी अथॉरिटी, क्योंकि मजहबी लोग जो थे वो बहुत ज्यादा हावी हो रहे थे जिंदगी के ऊपर। और ये भी नहीं था कि वो लोग आइडियल थे, दे वर नॉट आइडियल, कि वो खुद जो थे मतलब करप्ट थे, और उनकी करप्शन जो थी वो उसको आप देखेंगे प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में से जब हम गो थ्रू करेंगे तो विल डिस्कस दैट करप्शन एज वेल। इंग्लैंड जो था, इसमें इसमें पेट्रियोटिज्म का जज्बा जो था वो ज्यादा उभर कर सामने आया एज कंपेयर टू दी रिलीजियस सेंटीमेंट। और नेशनल स्पिरिट जो था उसने रिलीजियस स्पिरिट को ओवरकम कर लिया, यानी कि लोग मजहब की वैल्यू कम करना शुरू हो गए, मजहब को वैल्यू करना कम शुरू हो गए, अपने कंट्री जो थी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो दी जाने लगी। अच्छा, क्लर्जीज के हवाले से खासकर जिक्र आएगा प्रोलॉग के अंदर कि उस एज के जितने भी क्लर्जी मैन थे, मौलवी यानी कि जिनको कहते हैं, पादरी जो थे उनके या उनकी नन्स जो थी, ये सारे करप्ट थे, करप्शन का शिकार थे। और इसी करप्शन को चौसर जो है वो सेटेराइज करता है अपने प्रोलॉग के अंदर, यानी कि वो उसको तनकीद का निशाना बनाता है, तंज का निशाना बनाता है। अब इस तंज में जिफरी चौसर अकेला नहीं था, इसके साथ जो है वो जॉन वेक्लिफ भी शामिल था। जॉन वेक्लिफ ने ये बताया कि भाई ये जो अपना पादरी क्लेम करते हैं कि हमारे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, झूठ बोलते हैं उसने कहा। और जाहिर है उनके पास सुपर नेचुरल पावर नहीं थी। उसको फिर चर्च की जानिब से हेरेटिक डिक्लेयर किया गया और उसको प्रोसिक्यूट किया गया अथॉरिटीज की जानिब से। लेकिन वेक्लिफ जो था, उसकी जो मूवमेंट थी, इट वन द हार्ट्स ऑफ द पब्लिक, यानी कि आम लोग जो थे वो उन्होंने उसकी बात से एग्री किया, और उसको टाइटल दिया गया मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेफर्मेशन, यानी कि चर्च के अगेंस्ट जो थी या रिलीजन के अगेंस्ट जो थी एक मूवमेंट, आप ये कहें कि चल पड़ी थी उस दौर में, जेफरी चासर के दौर में। और इस मूवमेंट को इनिशिएट करने वाला जॉन वेक्लिफ था। जॉन वेक्लिफ का बड़ा बुनियादी किस्म का आर्गूमेंट था। उसने कहा कि देखें, वी आर ऑल क्रिश्चियन, वी बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, वी बिलीव इन द बाइबल। तो उसने कहा कि जो अथॉरिटी रिगार्डिंग रिलीजन है, इट शुड बी द बाइबल एंड इट शुड नॉट बी द मौलवी, यानी कि जो उनके होते हैं, पादरी होते हैं। और उसने कहा कि इन्होंने जानबूझ के बाइबल को लैटिन लैंग्वेज में रखा हुआ है ताकि आम आदमी उसको उसको समझ ना सके कि इसका मतलब क्या है, और ये मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, झूठ बोलते हैं और आपको लूटते हैं। उसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, और उससे एक बहुत बड़ा जो था वो एक रेवोल्यूशन आया क्रिश्चियनिटी के अंदर, यानी कि एक रेफर्मेशन का। और वो जो रोमन कैथोलिक चर्च थी, यानी कि ईसाइयत जो थी वो दो फिरकों में तकसीम हो गई, रोमन और कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स और द एंग्लिकन्स। ठीक है, इनको हम आगे जाके देखेंगे। ये प्रोटेस्टेंट्स और एंग्लिकन्स जो है, इन्हीं के हवाले से उसने जो आपका एडमंड स्पेंसर है फेरी क्वीन के अंदर भी हमारी काफी डिस्कशन होगी इसके हवाले से। सो ये चीज थी। अब ये होता ये था कि पादरी जो थे झूठ बोलते थे। जब भी लोगों की फसल पकती तो ये चले जाते कि देखें बाइबल में लिखा है कि अगर आपका 1 एकड़ है तो 1 एकड़ में से मिसाल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, मतलब कि हकीकती मिसाल एक दे रहा हूँ कि 10 मन गंदम जो है वो आपने जी चर्च को देनी है। अब वो गरीब बेचारा भूख से मर जाता था, जो उसकी पैदावार होती थी वो सारे चर्च वाले उठा के ले जाते थे। तो जब ट्रांसलेशन हुई तो इस किस्म के फैक्ट ओपन हुए कि बाइबल में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, और ये लोग जो है वो खुद से ही अपने पास से बातें बना बना के हमें लूटी जा रहे हैं।
तो इस वजह से वो लोग मुतनफ़िर हुए। उन्होंने कहा कि रिलीजन जो है इट नीड्स रेफर्मेशन, और उस रेफर्मेशन मूवमेंट के नतीजे में प्रोटेस्टेंट फिरका जो था वो वजूद में आ गया। फिर 100 ईयर्स वॉर अगेंस्ट फ्रांस थी। उस 100 ईयर्स वॉर के नतीजे में अंग्रेजों के अंदर पेट्रियटिज्म जो था वो बहुत ज्यादा उभर कर आया, और उस दौर में ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज होती थी। और जिफ्री चौसर जो था इसने शायरी की अंग्रेजी में, और इसने ये बताया कि इंग्लिश कैन बी द पॉसिबल अल्टरनेटिव ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, कि हम अपनी लैंग्वेज को क्यों ना प्रमोट करें। और फिर से बाइबल को जॉन वेक्लिफ की जानिब से ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश पेट्रियटिज्म जो था, ये दोनों चीजें ये लोगों के अंदर जो है ये उभरना शुरू हो गई। लास्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है इस एज के हवाले से, वो था पेजेंट्स रेवोल्यूशन ऑफ द 1381। टैक्स लगाया गया किसानों के ऊपर, और उसके नतीजे में किसानों ने जो था वो रिवोल्ट कर दिया। जॉन वेक्लिफ और जैक स्ट्रॉ जो थे उन्होंने इस रिवॉल्ट को लीड किया, और फर्स्ट टाइम वर्किंग क्लास जो थी उनको एहसास हुआ कि भाई अगर हम काम छोड़ दें तो ये सारे खाएंगे कहाँ से। मतलब कि दे रियलाइज्ड कि वी आल्सो हैव द अथॉरिटी, कि हमारे पास अथॉरिटी है, और इस अथॉरिटी को जो है वो हमें यूज करना चाहिए टू विन अवर राइट्स, के हमारे हकूक हैं और वो हकूक ये लोग मार रहे हैं, अमीर लोग मार रहे हैं। इन हकूक को, इन ये जो हमारे हकूक हैं इनको सिक्योर करने के लिए वी नीड टू बी यूनाइटेड। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे जो कि चौसर की एज में पेश आए। जी, एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन, औरतों के बारे में। अब मुआशरा जो था उसमें दो कॉमन एटीट्यूड जो थे टुवर्ड वुमेन वो पाए जाते थे। एक एटीट्यूड था क्रिश्चियन, जो क्लर्जी हैं, पादरी जो हैं, उनका एटीट्यूड था। वो एटीट्यूड जो है वो जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स थे उनके ऊपर बेस करता था। और उनका एटीट्यूड ये था कि बिकॉज द ईव, यानी कि अम्मा हवा जो है, बिकॉज शी वायलेटेड द ऑर्डर ऑफ द गॉड, कि उसने अल्लाह ताला की हुक्मतूली की, और उसने वो पौधा या वो बीज जो है जो कि अल्लाह ताला ने मना किया था चखने से, उसको चखा, और उसके नतीजे में हमें मौत, यानी कि हमें जन्नत से निकाल कर यहाँ पर जमीन में भेजा गया है। नाउ वी डू नॉट लिव फॉर एवर, रादर वी डाई, कि हमें मौत आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि औरत जो है वो सारी बर्बादी जो है ना दुनिया के अंदर, ये सारी बर्बादी की जिम्मेदार जो है वो औरत है। एंड सिंस शी इज द वन हु इज रिस्पांसिबल, इट मींस दैट शी इज ईवल, कि ये यानी कि बुराई की जड़ है। एंड इफ शी इज द रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस इवल इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी बुराइयां हो रही हैं और जितने भी गुनाह हो रहे हैं, वो सारे गुनाह औरत की वजह से हैं। क्योंकि औरत अगर, यानी कि अम्मा हवा अगर ये काम ना करती, अगर वो अल्लाह ताला की हुक्मदुली ना करती, तो आज हम जो थे वो जन्नत में बैठे होते, और ना ही कोई जुर्म होते, और ना ही हमें मौत आती, और ना ही हम पे, हमारे ऊपर ये मुसीबतें और तकलीफें आती। तो लिहाजा औरत जो है वो इन सारे गुनाहों की और इस सारे ईवल की, शी इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, एंड देयरफॉर हर कंपनी, यानी कि औरतों की कंपनी जो है, इट शुड बी अवॉइडेड, कि उसके साथ जो है वो हमें उससे दूर रहना चाहिए। ये एटीट्यूड था क्लर्जीमैन का, पादरियों का, ठीक है, जो कि औरत के हवाले से इस अंदाज से गुफ्तगू करते थे। इसके कंपैरिजन में जो दूसरा एटीट्यूड था वो था कोर्टली पोइट्स का। कोर्टली पोइट्स का मतलब दरबारी शायर, ठीक है, जो कि दरबार के साथ मुंसलिक थे। और आपको पता ही है कि दरबार के साथ जो मुंसलिक लोग होते हैं वो अय्याशी की जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है, और वो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो सिन के रास्ते पे चलते हैं। तो वो जो लोग थे वो औरतों को आइडलाइज करते थे कि भाई औरत जो है उसके साथ होना चाहिए, उसकी कंपनी जो है उसको ग्रेट ऑनर समझते थे, कि अगर कोई औरत आपसे गुफ्तगू करती है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये मतलब कि काबिल इज्जत बात है। और जिफरी चौसर का अपना प्रोलॉग जो है उसमें हमें स्क्वायर, जो कि बेटा है नाइट का, उसके हवाले से ये लाइन लिखी हुई है, and born him veal as of so little space in hope to stunden in his lady's grace, कि यानी कि वो पैदाइशी तौर पर जो था वो
इतना उसको अच्छे अंदाज में था कि वो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि वो एक लेडीज ग्रेस यानी कि खूबसूरत हसीनो जमील औरत हो, उसके वो नज़दीक रहे, उसके पास खड़ा और उसकी जो है वो आप ये कह के रकाबत जो है वो उसको वो हासिल करे। ठीक है, ये ज्यूफरी चौसर लिखता है स्क्वायर के हवाले से कि यानी कि वो नौजवान है ना, स्क्वायर जो है वो नाइट का बेटा है, नौजवान है और जाहिर है उसकी एक एज है। तो ये तो उसने कोर्टली वुमन के हवाले से बात की। लेकिन जो दो खवातीन या दो तीन खवातीन जिनकी उसने डिस्क्रिप्शन दी है, जिसमें खासकर प्रायरिस का करेक्टर है और वाइफ ऑफ द बैथ का करेक्टर है, तो उनको वो एंजेलिक यानी कि भाई ये कहें कि मासूमाना और खूबसूरत और उस हवाले से पोर्ट्रे नहीं करता। जो उनकी वो किरदार कशी करता है, वो उनकी किरदार कशी इस अंदाज में करता है कि वो एक जिस तरीके से एक आम इंसान होता है इसी तरीके से आम इंसान है, और उनकी अपनी लिमिटेशंस और उनकी अपनी जो हैं वो वीकनेसेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रायरिस जो है, शी शुड नॉट बी ईटिंग द वे शी इज ईटिंग, शी शुड नॉट बी एक्टिंग द वे शी इज एक्टिंग। हाउएवर जो उसका किरदार जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो यू विल रियलाइज कि शी इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ बट शी शुड बी, कि जो उसको होना चाहिए वो एग्जैक्टली उसकी अपोजिट है। इसी तरीके से वाइफ ऑफ द बैथ है तो उसकी चौथी शादी है, तो उसकी अपनी वीकनेसेस हैं। ठीक है, तो ये जो चौसर की डिस्क्रिप्शन है ऑफ द वुमन, ये रिफ्लेक्ट ये कर रही है कि चौसर ने बुनियादी तौर पर ये किया कि उसने एक रियलिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक जो है वो पिक्चर अपने किरदारों की और खासकर औरतों के हवाले से जो उसने पिक्चर जो है वो दिखाई है वो ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं चौसर का ह्यूमर। बाकी टेल्स का जिक्र है वो ज़ाहिर है जब हम टेक्स्ट में से गो थ्रू करेंगे तो मीनवाइल हमें इन चीज़ों का पता चल जाएगा। चौसर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ही इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेट ह्यूमरिस्ट। ठीक है, यानी कि मज़ाह जो है वो उसको बड़े ही लाइट अंदाज में पोर्ट्रे करता है ज्यूफरी चौसर। ठीक है, और मुख्तलिफ क्रिटिक्स जो हैं वो ज्यूफरी चासर को सिर्फ वैल्यू इस वजह से देते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा ह्यूमरिस्ट था। ठीक है, इसमें डॉक्टर जॉनसन का नाम आता है। डॉक्टर जॉनसन ने भी एक्नॉलेज किया of the greatness and the maturity of the humor that was presented by Geoffrey Chaucer। अच्छा, अब वो ह्यूमर उसका लाइट का वर्ड मैंने आपके साथ यूज किया ना कि लाइट ह्यूमर है। लाइट ह्यूमर इस सेंस में है कि वो किरदारों को जिस अंदाज से डिस्क्राइब करता है, उनकी फॉलीज यानी कि जो उनकी अहमकाना हरकतें हैं या उनकी मतलब करप्शन जो है वो उनको जिस तरीके से एक्सपोज करता है अपनी राइटिंग के अंदर, उस अंदाज में हमें हेट्रेड दिखाई नहीं देता, नफरत दिखाई नहीं देती, बल्कि एज इट इज यानी कि जैसे किरदार उसको दिखाई देते हैं वो उसी तरीके से एग्जैक्टली exactly उनको डिस्क्राइब करता है एज द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, यानी कि एक आम इंसान होता है जब वो जिंदगी गुजार रहा होता है या हम एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी कुछ खूबियां होती हैं, कुछ हमारी खामियां होती हैं, यानी कि एवरी ह्यूमन being has certain weaknesses and certain strengths। ठीक है, when you are admired for your strengths एट द सेम टाइम यू शुड नॉट बी हेटेड फॉर योर वीकनेसेस। ठीक है, क्योंकि वीकनेसेस जो है वो ऑब्वियसली हर ह्यूमन बीइंग उसके साथ होती हैं, उसकी नेचर का हिस्सा होती हैं। तो वीकनेस पे किसी को डिस्पाइज करना या हेटरेट करना वो नहीं होना चाहिए। जो लेटर पोएट्स हैं 18th सेंचुरी के, उनमें हमें हेटरेट और इस किस्म की एक इंतहाई सख्त किस्म का लहजा जो है वो दिखाई देता है कि वो लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों पे तनकीद कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ यही जो कि इंसानी बुराइयां होती हैं उनकी वजह से। ठीक है, लेकिन चौसर जो है उन चीज़ों को इंतहाई लाइट मैनर में जो है वो डील करता है, ये उसकी बहुत बड़ी खूबी है। नाइट के करेक्टर के हवाले से यहाँ पे लाइन कोट की गई है नीचे उसकी उम्र के हवाले से, तो वो ये कहता है कि बट फॉर टू टेलन यू ऑफ हिज एरे, हिज हॉर्स वाज गुड बट ही ने वाज नॉट गे। एरे का मतलब है इक्विपमेंट, कि वो ये कहता है कि जब मैं आपको उसके इक्विपमेंट के बारे में बताऊं, तो वो कहता है कि उसके इक्विपमेंट में जो उसका हॉर्स था यानी कि जो
घोड़ा है जिस पे वो सवारी कर रहा है नाइट, वो घोड़ा कहता है बहुत अच्छा है। हाउएवर ही हिमसेल्फ वाज नॉट गे, यानी कि वो जो नाइट है अगर आप उसको देखें और उसके मूड को देखें तो ही डजंट सीम टू बी अ हैप्पी इंडिविजुअल एंड ही वाज नॉट हैप्पीली ड्रेस्ड, यानी कि जो हॉर्स है उसका वो तो अच्छा है लेकिन एट द सेम टाइम जो उसकी ड्रेसिंग है अपनी वो अच्छी नहीं दिखाई देती। इसी तरीके से जो प्रायरस है, प्रायरस जो है वो आपको पता है कि इसकी ननरी की सरबराह होती प्रायरस उसको कहते हैं। तो वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा चैरिटेबल थी, ठीक है, पायस थी, यानी कि नरम जो है वो अम, मिजाज रखती थी, जहाँ पे जिसको ज़रूरत होती थी वहाँ पे ज़रूरतमंदों की मदद करती थी। तो वो ये कहती है कि उसके बारे में चौसर लिखता है कि वो इतनी नरम मिजाज थी कि इफ शी सॉ माउस इन द ट्रैप शी वुड वीप, कि अगर उसको चूहा मरा हुआ दिखाई दे या चूहा जख्मी दिखाई दे तो शी वुड वीप। एट द सेम टाइम उसने हाउंड्स रखे हुए थे, कुत्ते रखे हुए थे, एंड शी यूज टू फीड दोज हाउंड विद द फ्लैश, रोस्टेड फ्लैश, भुने हुए गोश्त जो है वो उन कुत्तों को खिलाती थी। अब गोश्त किसका है? गोश्त भी तो ऑब्वियसली किसी न किसी एनिमल का है ना, जो कि उन हाउंड्स को, उन डॉग्स को फीड किया जा रहा है। और यानी कि इस अंदाज में वो ये दिखाता है मतलब कि करप्शन ही है ना सॉर्ट ऑफ ये, कि अब ये एग्जैक्टली exactly जो लाइफ गुजार रही है प्रोयरस, इट इज अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाइयत की जो टीचिंग्स हैं एग्जैक्टली exactly उसके ऑपोजिट है। इसी तरीके से मॉन्क को जब वो डील करता है, मॉन्क के हवाले से हमें बताता है तो वहां पे भी यही हाल है कि उसके हवाले से वो ये कहता है कि ही वाज मैनली मॉन्क, मैनली का वर्ड उसने वहां पर इस्तेमाल किया है। और जितने भी करेक्टर्स हैं उनमें ह्यूमर की अंडरटोन जो है, यानी कि मज़ाक जो है वो हमें किसी न किसी अंदाज में दिखाई देता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो चौसर के ह्यूमर है उसको अगर हम देखना चाहें तो वो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उसको टू एंगल से देखते हैं। नंबर वन पे आप ये सवाल पूछें कि व्हाट मेक्स द पीपल लाफ, लोग हंसते क्यों हैं, ठीक है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाफ्टर इन द सोसाइटी। तो ये दो सवाल जो हैं जब इनको आप देखते हैं तो आप इनके सवालात को अपने जहन में रखते हुए चासर की ह्यूमर को देखें तो फिर आप उसके ह्यूमर को एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्लेस कर सकते हैं। लाफ्टर बुनियादी तौर पे अराइज होता है या हम हंसते हैं when we see something that is, you can say, different from the normal behavior, यानी कि वो बिहेवियर जिसको हम नॉर्मल समझते हैं उस बिहेवियर से हट के जब हमें कोई एक्शन दिखाई देता है तो हम हंसते हैं। मिसाल यह है कि एक इंडिविजुअल है, बनाना की स्किन के ऊपर पाँव रखकर वो नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिरना चलते चलते जो है एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि गैर जानदार चीज जो है उसको आप जब फ्री फॉल छोड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। ह्यूमन बीइंग से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो चलते चलते गिर जाएगा। सो व्हेन दिस हैपेंस, सो इट इज एन एबनॉर्मल बिहेवियर एंड दिस एबनॉर्मल बिहेवियर इवोक्स लाफ्टर। लाफ्टर का मकसद क्या होता है? करेक्ट करना, करेक्शन, यानी कि ये जो बिहेवियर है इस बिहेवियर को डिस्करेज किया जाए, आइंदा इस किस्म का बिहेवियर ना दिखाया जाए। और लाफ्टर जो है ये रिजिडिटी ऑफ द लाइफ, मैकेनिकल रिजिडिटी ऑफ द लाइफ जो है उसको तोड़ता है और उसके अंदर फ्रेशनेस जो है वो लेकर आता है। चौसर जो है वो जिस टाइप का ह्यूमर इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो जिस टाइप का ह्यूमर हमें दिखा रहा है, वो ह्यूमर ऑफ द सिचुएशन नहीं है बल्कि वो ह्यूमर ऑफ द वर्ड्स, यानी कि अल्फाज के जरिए वो ह्यूमर हमें दिखाता है। और उन अल्फाज के जरिए वो आप ये कहें कि जो उसके करेक्टर्स हैं उनकी फॉलीज को वो एक्सपोज करता है, एंड बाय एक्सपोजिंग दोज फॉलीज he reveals that these behaviors are not the behaviors that are normally expected from the people, and in doing so he makes us laugh, वो फिर हमें हंसाता है। लेकिन ये ह्यूमर इतना लाइट है कि इंस्टेड ऑफ making us hate those character,
we feel a sort of concern for those characters and we feel sort of companionship for those characters कि हम उनसे एलिनेट नहीं होते, हम उनके साथ ही रहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये अपने आप को, ये जो किरदार हैं, ये किसी तरीके से रिफॉर्म कर लें। और ये इसका ह्यूमर ही है जिसकी वजह से चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जो है वो उसका खिताब भी दिया गया। और इस ह्यूमर की वजह से वो विलियम शेक्सपियर के नाम के आप ये कहें कि पाए का इंडिविजुअल है। और हेनरी फील्डिंग का नावल जोसेफ एंड्रयूज है, उसमें भी बेपनाह ह्यूमर हमें दिखाई देता है। तो उसी पाए का ह्यूमर जो है वो हमें जेफरी चौसर के अंदर भी दिखाई देता है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो इख्तिताम होता है हमारे इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर का, ठीक है। और इस यूनिट का सेकंड लेक्चर जो है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, उसमें हम प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जो है उसकी टेक्स्ट की सिलेक्शंस, वो सिलेक्शंस जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।